जी हाँ, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। और इंदौर में तो कमाल ही हो गया। कमाल ऐसे हो गया कि इंदौर में जो रिकॉर्ड था उसको तो टीम इंडिया ने बरकरार रखा ही रखा, लेकिन साथ ही साथ नंबर 1 टीम भी बन गई है टीम इंडिया। इंदौर वनडे में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। होलकर स्टेडियम में एक शानदार स्कोर खड़ा किया था और न्यूजीलैंड की टीम जो है उस तक पहुंच नहीं पाई और न्यूजीलैंड की टीम को 90 रनों से हराया है। भारत ने न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप किया है क्योंकि 3 मैचों की ये सीरीज थी। हैदराबाद में, रायपुर में और इंदौर में तीनों मैच बहुत शानदार रहे और शानदार तरीके से टीम इंडिया ने तीनों में जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड से 3-0 से ये जीती है वनडे सीरीज। इंदौर में रोहित और शुभमन गिल दोनों ने शतकीय पारी खेली, दोनों ने सेंचुरी मारी। न्यूजीलैंड पर भारत की ये शानदार जीत हुई और अब इसके साथ ही भारत वनडे रैंकिंग में नंबर 1 है और इंदौर में भी भारत अजेय रहा। क्लीनेस्ट सिटी में क्लीन स्वीप किया टीम इंडिया ने। और इंदौर की पिच, होलकर की पिच जो है, मैदान जो है, उसके बारे में रिकॉर्ड ये है कि टीम इंडिया ने कभी यहाँ शिकस्त का मुंह नहीं देखा, हार का मुंह नहीं देखा कभी। तो ये बरकरार लकी मैदान है इंदौर का मैदान टीम इंडिया के लिए, आज भी लकी साबित हुआ। एक बात और कि मैदान में जो है रनों का अंबार लग जाता है। इस मैदान पर टीम इंडिया जब भी खेलती है तो खूब रनों की बारिश होती है। आज भी खूब रनों की बारिश हुई, खूब मजा आया दर्शकों को भी इस मैच को देखने में, क्योंकि ज्यादा रन बनते हैं तो रोमांच अपने आप में चरम पर होता है। तो शानदार जीत दर्ज की और T20 में तो नंबर 1 है ही टीम इंडिया, अब तो ODI में भी नंबर 1 हो गई। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबले भारत ने न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हरा दिया और इसके बाद होलकर स्टेडियम के बाहर जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं लोग नाच गाकर यहाँ पर खुशी मना रहे हैं और टीम इंडिया के जीतने पर जो इनका जो क्रिकेट के प्रति रोमांच है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। होलकर स्टेडियम के बाहर ये गजब का उत्साह में दिखाई दे रहा है। छोटे से लेकर बड़े तक सभी इस जश्न में शामिल है और इंदौर को उत्सव धर्मी शहर माना जाता है और ये जीत का उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। और देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। यहीं पर भारत ने इस सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिए, तीनों के तीनों मैच भारत अब जीत गया है। और जो यहाँ के प्रशंसक हैं उनका कहना है कि इसी तरह की परफॉर्मेंस रही तो भारत वर्ल्ड कप भी जीतेगा। के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। चलिए बढ़ते आगे और बात बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की करते हैं। इसकी बैठक आज हुई और बैठक समाप्त हो चुकी है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब की बार 200 पार का नारा दे चुकी है। 2/3 या 3/4 बहुमत से भी बीजेपी जीत सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि तुष्टीकरण की नीति के चलते मानसिक रूप से दबाव में वो रहते हैं। एक बार फिर से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी जी का नेतृत्व और शिवराज जी का नेतृत्व और बीडी जी की संगठन क्षमता के कारण भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2/3 तो क्या 3/4 बहुमत से भी जीत सकती है सरकार। देखिए, ऐसा है कि वो तुष्टीकरण की नीति के कारण इतने मानसिक रूप से दबाव में रहते हैं कि कभी ओसामा जी कहते हैं, कभी विश्व शांति के दूत कहते हैं उसको, जो अभी फरार है हमारे यहाँ। ऐसे तुष्टीकरण की नीति से वो बहुत ज्यादा मानसिक रूप से दबाव में रहते हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक खत्म होने के बाद VD शर्मा ने भी मीडिया से बातचीत की और कहा कि बीजेपी ने बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है। कार्य समिति ने संकल्प लिया है कि MP को और गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। आज कार्य समिति ने संकल्प लिया है, ये मध्य प्रदेश विकसित राज्य के साथ अब आगामी समय में हम और गति के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2023-2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपने बूथ सशक्तिकरण के अभियान के साथ इस कार्य समिति में भी
पार्ट 2 हमारा बूथ विस्तारक योजना का पार्ट 2 बूथ कार्य विस्तार अभियान, इसकी शुरुआत आगामी समय में अभी 26 फरवरी के बाद इसकी शुरुआत पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम करेंगे। प्रत्येक बूथ को मजबूती के साथ जो हमने अभियान चलाया था, इस अभियान को आगामी समय में अपने संगठन काम को और सुदृढ़ बनाने का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रत्येक विधानसभा में विकास यात्राएं 5 फरवरी से शुरू होंगी। तो विकास यात्राएं भी 5 फरवरी से शुरू होने वाली है सीएम की अगुवाई में। इधर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भी एक्टिव है। आदिवासी वोट को साधने के लिए कमलनाथ ने आदिवासी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, जिसमें यह तय हुआ है कि आदिवासियों से जुड़े मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा। 2018 में आदिवासियों के लिए दिए गए वचनों को भी पूरा करने का भरोसा कांग्रेस दिलाएगी। आज हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश के आदिवासी नेताओं कार्यकर्ताओं को आज बुलाया है, ताकि हमें समाज के मामले में क्या करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है और उनके हक जो मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है। इसलिए आज कमलनाथ जी 1 to 1 करके सबसे बात करेंगे और अपने अपने क्षेत्र में अपने जितनी सरकारी योजना चल रही हो, गरीबों तक पहुंच रही, उस योजनाओं के बारे में जानकारी अधिकारियों को भी बताएं कि भाई आदिवासियों के हित में काम करें। एमपी में बिजली कर्मचारियों ने राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। 70,000 से ज्यादा संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल को नियमित कर्मचारी और अधिकारियों ने भी समर्थन दे दिया है। शाम 4 बजे के बाद नियमित कर्मचारी भी काम नहीं करेंगे। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा विधानसभा की महिला विधायक सुनीता पटेल जिले में चल रहे अवैध कारोबार को लेकर एसपी ऑफिस में धरने पर बैठ गई हैं। उनके साथ तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा और कांग्रेस के कई और नेता शामिल हुए। उन्होंने गाडरवारा समेत जिले में चल रहे अवैध धंधे, जुआ सट्टा, अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने की मांग की है और एसपी ऑफिस में धरना दिया है। एसपी ने विधायक के आरोपों को लेकर कहा कि अवैध कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। अवैध काम हो रहे हैं, मुझे इस काम करने के लिए धरना आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ता है। ये मेरी मजबूरी बन गई है कि क्षेत्र में कोई भी गलत काम होता है तो लोग मुझे याद करते हैं। आज माननीय विधायक महोदया गाडरवारा के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में गाडरवारा में जुए सट्टे को रोकने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। उनके ज्ञापन के अनुसार हम लोग अभी तक जो कार्रवाई हम लोग कर रहे थे, हम इसमें और तेज़ी लाएंगे और गतिशीलता लाएंगे और प्रयास करेंगे कि इस तरीके की शिकायत। भोपाल पुलिस के हत्थे ठग गैंग चढ़ गई है और ये ठग गैंग जो है ये दिल्ली की बताई जाती है। 2 ठग गैंग दरअसल भोपाल में सक्रिय हैं और एक ठग गैंग का पर्दाफाश हो गया। देवास से भोपाल पुलिस ने इस गैंग को गिरफ्तार किया जो नोट की गड्डी दिखाकर महिलाओं से ठगी की वारदात करते थे और इंदौर में भी 3 वारदातों को अंजाम दिया है इन्होंने। भोपाल के हनुमानगंज और इंदौर की धोखाधड़ी का सामान भी इनसे बरामद हुआ है। 6 लाख रुपए का माल पुलिस ने इनसे बरामद किया है और इनसे पूछताछ में इन्होंने कबूला है कि देश भर में इन्होंने 17 वारदातें की हैं और इसमें 4 सगे भाई और 2 अन्य आरोपी इसमें पकड़े गए। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, कुछ दिन पूर्व लगातार 1 हफ्ते 2 हफ्ते करीब जो है भोपाल में 4-5 वारदातें हुई थी 420 की, जिसमें बुजुर्ग महिला और या बुजुर्ग आदमी को टारगेट करते थे और नोट की जो गड्डियाँ दिखाकर उनको बहकावे में लेकर उनकी जो आभूषण है वो ले लेते थे और बाद में पूरे गैंग जो है गायब हो जाते थे। तो भोपाल के पुराने और नए भोपाल में बहुत सारे घटनाएं हैं, तो इसको पकड़ने के लिए जहाँ जहाँ घटना हुई वहाँ पे हमने विशेष टीम गठित किए थे। ये मूलतः दिल्ली और गाजियाबाद के निवासी हैं और इनके और भी सदस्य और भी ग्रुप्स गैंग्स इनके हैं जो अभी भी बाहर है, तो पुलिस के इसके बारे में
कुछ सुराग मिली है, तो उसके लिए भी हमने हमारे टीम अभी उसमें काम कर रहे हैं। इंदौर बाईपास पर बड़ा हादसा टल गया। पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर यहां पर दरअसल पलट गया और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। वरना खरगोन की तरह एक बड़ी दुर्घटना यहां पर हो जाती, क्योंकि ये टैंकर जो है पेट्रोल से भरा हुआ, ये 12,000 लीटर से ज्यादा पेट्रोल इसमें भरा हुआ था और बाईपास पर ये पलटा, बिजली के पोल से टकरा गया था। गनीमत रही कि ट्रक पलटते ही आसपास जो पेट्रोल लूटने वालों की भीड़ भी जाहिर तौर पर लगनी लाजमी थी, लेकिन गनीमत रही कि पुलिस को खबर मिली समय पर। पुलिस ने सबसे पहले बिजली आसपास की पूरी बंद करवाई। इसके अलावा पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड से पूरे आसपास के इलाकों को वहां पर पानी का छिड़काव कराया ताकि आग न फैल सके। पुलिस अधिकारियों ने पूरे इलाके को घेराबंदी भी करवाकर और लोगों को भी आगे जाने से रोका। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का ये मामला। इधर देवास में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और जब्त की गई अवैध शराब पर रोड रोलर चला दिया। आबकारी विभाग ने करोड़ों की शराब जब्त की थी, जिस पर विभाग ने आज रोड रोलर चलाकर उसे नष्ट किया है। इस दौरान कच्ची शराब और महुआ लहान को भी नष्ट किया गया। दमोह में पथरिया की विधायक रामबाई विद्युत विभाग के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के समर्थन में आ गई हैं। बीएसपी विधायक रामबाई धरना स्थल गईं और सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए सभी कर्मचारियों को नियमित कर उनका वेतन बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास में पैसे का अभाव है तो सरकार विधायक, सांसद और मंत्रियों की तनख्वाह कम कर दे, लेकिन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। सीहोर के नसरुल्लागंज की ग्राम पंचायत लाड़कुई में मजदूरों और ठेकेदारों ने ताला लगा दिया। देवास के बचखाल से आए मजदूर और ठेकेदार ने मजदूरी न मिलने पर पहले तो यहां हंगामा किया और फिर ग्राम पंचायत के भवन में ताला लगा दिया। उनका कहना है कि लगभग पूरा काम किया जा चुका है, लेकिन ग्राम पंचायत जो है वो पैसा नहीं अदा कर रही है। इस मामले में पंचायत के जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की गई तो कैमरे से बचते दिखाई दिए। इधर पन्ना में सेक्सटॉर्शन का सनसनीखेज मामला आया है। आरोपी लोगों को अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने के लिए धमकाता और पैसे वसूलता था। अंतर्राज्यीय मेवाती गैंग के 2 सदस्यों को इस मामले में पकड़ा गया है। इसी तरह के एक अन्य मामले में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराकर खाते से पैसा निकालने वाले गिरोह को भी पकड़ा गया है। चलिए बढ़ते आगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया। शहर के वजीर हसन रोड में एक 5 मंजिला इमारत भरभरा कर ढह गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने अधिकारियों को रेस्क्यू अभियान को तेज करने के लिए कहा है। हादसे के बाद आसपास हड़कंप मच गया। काफी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों की मदद से रेस्क्यू में ये टीम जुटी हुई है। बिल्डिंग अचानक कोलैप्स कर गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो जेसीबी हैं, अन्य जो संसाधन हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। हमारे पुलिस के जवान, फायर ब्रिगेड के जवान लगे हुए हैं। अभी 3 सब मिले हैं, उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है और अब बाकी का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और हर स्थिति में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने भाइयों बहनों को जिंदा बचा लें। ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत रीवा के गोविंदगढ़ इलाके में बिछ रही रेलवे लाइन को लेकर फिर से विवाद शुरू हो चुका है। 16 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। जनवरी के महीने में भीषण ठंड में भी किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रेलवे विभाग ने ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के तहत किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया, लेकिन जमीन का ना तो उन्हें मुआवजा दिया गया, ना ही नौकरी मिली। इसको लेकर किसान 16 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और रेल परियोजना का काम भी 16 दिनों से अधर में ही लटका हुआ है।
इधर दतिया के ग्रामीण किसान अभी कृषि से आमदनी बढ़ाने को लेकर जागरूक हो रहे हैं और पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक तकनीक अपनाकर ब्रोकली की खेती कर रहे हैं। इस मामले में इंदरगढ़ के शोभाराम कुशवाहा सबसे आगे हैं। कई पीढ़ियों से इनके यहाँ पारंपरिक खेती हो रही थी, लेकिन उन्होंने खेती से आमदनी बढ़ाने की सोची और कृषि के जानकारों से मिलकर जानकारी हासिल की और अब ब्रोकली, चिप्स के आलू जैसी फसलें की खेती वो कर रहे हैं। सरकारी स्कूल का नाम लेते ही ऐसे दृश्य आंखों के सामने घूम जाते हैं जहां बाबा आदम के जमाने के भवन और ब्लैक बोर्ड और टाट पट्टी पर बैठे हुए बच्चे, शायद आप उसको सेहन में सोच सकते हैं, आपके आंखों के सामने शायद नज़रों में वो तस्वीर तैर सकती है। लेकिन सीहोर में सरकारी स्कूल के टीचर्स ने अनूठा कैंपेन चलाया और सरकारी स्कूल की काया पलट कर दी। तस्वीरें जरा देख लीजिए। क्लास में स्मार्ट चार्ट, स्मार्ट टीवी पर किस्से कहानियां देखकर आपका ज्ञानवर्धन करते बच्चे। ये सब देखकर आपके जहन में किसी निजी स्कूल का विचार आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सीहोर जिले का एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है, जहां बच्चों के लिए टीचरों ने अपने खर्च पर स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की है। और ये सब संभव किया स्कूल के शिक्षक संजय सक्सेना ने, जिन्होंने ये पहल की और सरकारी स्कूल की काया ही पलट कर रख दी। बच्चे भी बड़े मजे से विजुअल्स के माध्यम से पठन पाठन कर रहे हैं। पढ़ने वाले भी खुश हैं और पढ़ाने वालों को भी संतोष है कि उनका जीवन धन्य हो रहा है। संजय सक्सेना बताते हैं कि यह विचार उन्हें एक पुरस्कार मिलने के बाद आया। गत वर्ष मुझे जो है राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसी समय विचार आया कि बच्चों के लिए कुछ नया किया जाए, तो उसी समय मैंने घोषणा की थी कि जो राशि मिली है इसमें कुछ राशि मिलाकर मेरे पहली और दूसरी क्लास के बच्चों के लिए एक स्मार्ट क्लास बनाने का बोला था। उसी तरतब में मैंने और हमारे स्टाफ ने मिलकर स्कूल में बच्चों जो पहली और दूसरी के बच्चे होते हैं, आधार स्तंभ होते हैं, तो उसके लिए एक स्मार्ट तरीके से स्मार्ट क्लास बनाई, जिसमें डिजिटल चार्ट लगा है। बारकोड के माध्यम से हमारी मैडम जो है अपने मोबाइल से उस टीवी को कनेक्ट करती हैं और एक बच्चे को नए तरह से नई ऊर्जा के साथ उन्हें पढ़ाया जाए, नए तरीका से सिखाया जाए, तो बच्चा देखकर बहुत आसानी से सीखता है। स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका बताती है कि टीवी को अपने मोबाइल के जरिए कनेक्ट किया जाता है और उस पर बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियां दिखाई जाती हैं। साथ ही उन्हें कई दूसरी शिक्षाएं भी दी जाती है। पहले कम आते थे, उपस्थिति कम रहती थी, लेकिन जब से स्मार्ट क्लास चल रही बच्चों की संख्या बढ़ गई है और हम उसको टीवी में QR कोड कनेक्ट करके या फिर YouTube से भी उनको वीडियोस वगैरह बताते हैं, तो बच्चे अच्छा रिस्पांस देते हैं और खेल खेल में बच्चे सीखते हैं। जिले में शिक्षकों और जन सहयोग से लगभग 1630 स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाए गए हैं। सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने से ठेठ ग्रामीण स्कूल के बच्चों को खूब मजा आ रहा है और विद्यार्थियों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18, सीहोर। मंडला जिले के ग्राम भलवारा में मां नर्मदा का एक अनोखा भक्त देखने को मिला। इस भक्त को जिसने भी देखा वो भौंचक्का रह गया। सभी सोच रहे हैं कि क्या कभी कोई ऐसा भी नर्मदा परिक्रमा कर सकता है। देखिए इस अनोखे भक्त को और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पीठ पर बैग, हाथ में डंडा और तेजी से बढ़ते कदम, धुन मां नर्मदा की परिक्रमा करने की। इनकी राह में कोई रोड़ा नहीं, न ही इन्हें अपनी आंखों के न होने का गम। इन्हें तो बस परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते जाने की धुन है। मंडला जिला परिक्रमार्थियों का पथ है। इस पथ पर एक से बढ़कर एक तपस्वी, संत, महात्मा परिक्रमा करते आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं में से एक संत हैं इंदौर मूसाखेड़ी के रहने वाले 37 साल के नरेश धनगर, जो मां नर्मदा के अनोखे भक्त हैं। नरेश जन्म से ही नेत्रहीन हैं, इसके बावजूद वे अकेले ही मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदा की इस परिक्रमा में उनकी संगी साथी उनकी लाठी है, जो उन्हें कच्चे पक्के रास्तों पर चलने में मदद कर रही है। भक्त नरेश ने नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत बुदनी तट से की थी।
इनकी यात्रा को करीब 23 दिन हो चुके हैं। लाठी के सहारे नर्मदा परिक्रमा कर रहे नीलेश ने बताया कि वो राजनीति विज्ञान से MA है, कंप्यूटर कोर्स भी किया है। मन में नर्मदा की परिक्रमा करने की इच्छा थी तो फिर निकल पड़े। मेरा MA है राजनीति विज्ञान से और PGDCA है। वर्तमान में गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ और टॉकिंग सॉफ्टवेयर से हम लोग कंप्यूटर, एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेट करते हैं। और प्रेरणा जो है मुझे लोगों को देखकर मिली। जो लोग परिक्रमा करते थे उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी। तो मैं पहले सिर्फ सोचता था परिक्रमा के बारे में, मैं ये नहीं सोच सकता था कि मैं पैदल करूँगा। लेकिन पिछले महीने मैंने 4 छोटी छोटी यात्राएं की पैदल अकेले ने, जिससे मुझे साहस मिला। मां नर्मदा के इस भक्त को परिक्रमा करते जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है और वो एक ही बात सोचता है कि बहुत से भक्त देखे, परिक्रमार्थी देखे, लेकिन एक नेत्रहीन परिक्रमा करने वाले को पहली बार देखा है। लोग इस भक्त की काफी सराहना करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। ग्राम भरवारा साई मां विद्या दंडवती शिव आश्रम में एक शारीरिक संरचना में शायद ईश्वरी चूक बोलूंगा मैं कि वे संसार को देख नहीं सकते, लेकिन मन और मां नर्मदा की असीम कृपा से वे पैदल परिक्रमा में निकले महाराज जी हैं। ये शायद मेरे जीवन में पहला अनुभव होगा। एक सामान्य व्यक्ति भी यदि परिक्रमा में निकले तो आश्चर्य का बोध होता है, किंतु नेत्रहीन होने के बाद भी मैं साथ में कुछ कदम चलने का सौभाग्य मिला, लेकिन मुझे जरा भी अनुभूति नहीं हुई कि मैं ऐसे महाराज जी के साथ चल रहा हूँ। मुझे लगा कि सामान्य परिक्रमा बाकी। मां नर्मदा के प्रति अटूट विश्वास को लेकर एक लाठी के सहारे परिक्रमा कर रहे इस भक्त को करीब 3600 किलोमीटर की यात्रा करनी है, जिसे पूरा होने में 6 से 7 महीने का समय लग सकता है। लेकिन ये केवल लाठी के सहारे ऊंचे नीचे रास्तों पर बढ़ते जा रही है। लगता है जैसे लाठी ही इनकी आंखों का काम कर रही है। ये एकमात्र संत है जो नेत्रहीन होने के बाद भी अकेले ही परिक्रमा पर निकल पड़े हैं, केवल नर्मदा माई के नाम के सहारे। बहुत कठिन तप है इनके संकल्प को साधुवाद। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला।